दिखावा बहुत ही खराब बीमारी है। कहते हैं ना, जिसे दिखावे की बीमारी लग जाती है उसका कहीं कोई गुजारा नहीं है। एक दिन राधा पड़ोसी से कहती है वो क्या है ना, मेरी बहन आ रही है आज शाम को 2 घंटे के लिए। वो जो आपका सोफा है ना, काला वाला लेदर का वो ज़रा मैं अपने घर में रखवा सकती हूँ क्या? हाँ, पर बहन के लिए हमारे घर का सोफा क्यों? वो क्या है ना, मैंने उन लोगों को बताया कि ये सोफ़ा मैंने लिया है, तो मुझे क्या पता था कि वो घर ही आ जाएगी। प्लीज़, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब भाई सवाल इज्जत का है तो क्या किया जा सकता है। दे देती है पड़ोसन सोफ़ा राधा को, लेकिन सोफ़ा देते वक्त देखिए राधा जी, ये सोफ़ा मैं आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए दे रही हूँ, लेकिन इसे गंदा ना होने दे। और हाँ, बच्चे बैठे तो संभल कर, ज़रा सी नुकीली चीज़ लगी नहीं तो सोफ़ा ख़त्म। अरे कैसी बात कर रही हैं, कैसी बात कर रही हैं आप? दूसरों की चीज़ों को कैसे संभाला जाता है अच्छे से जानती हूँ मैं। हाँ। खैर, दिखावे के लिए ही सही सोफ़ा पहुँच जाता है राधा के घर और शाम को आ जाती है बहन। मौसी मौसी कैसी है आप? वाओ, कितना प्यारा सोफ़ा है। वाओ, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। ये बोलकर बच्चे सोफे पर कूदने लगते हैं कि राधा, अरे नहीं नहीं नहीं, सोफे पर मत कूदो ना बेटा, ना ना ना। राधा की बहन समीरा बोल पड़ती है, वाह दीदी वाह, ये सही है। मेरा बेटा थोड़ी देर खेल भी नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात क्या है ना कि सोफा थोड़ा थोड़ा क्या राधा, कहाँ से आया ये सोफा? क्या बात है दीदी, जीजा जी को बताए बिना सोफ़ा खरीद लिया क्या? वो क्या है ना, मैं जा रही थी धनिया खरीदने, रास्ते में मुझे ये सोफा अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। वाह दीदी, ये तो लाखों का लग रहा है। राधा तो अब अपनी तड़ी में आ जाती है। लाख? लाख क्या अमाउंट है मेरे लिए? अरे कई बार तो मैं चौक तक रिक्शा लेती हूँ और मन कर गया तो फ्लाइट से मनाली मसूरी घूम कर आ जाती हूँ। हाँ। देखो, देख रहे हो मेरी दीदी के पास कितना पैसा है? जीजा जी कितना पैसा कमाते हैं कि लेने निकलती है 10 रुपए का धनिया और ले आती है लाख रुपए का सोफा। तभी पीछे से कुछ फटने की आवाज आती है। माँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया बच्चा? सभी देखते हैं कि बच्चा जमीन पर गिरा होता है और उसके हाथ में सोफे का कपड़ा होता है। बच्चे ने सोफा फाड़ दिया होता है, जिसे देखते ही राधा बौखला जाती है। अरे ये क्या कर दिया? राधा को तो न जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हो गया? फट गया तो दूसरा ले लेना, फिर कभी मिर्ची धनिया लेने निकले तब ले लेना। क्या समीरा, कैसी है तुम्हारी दीदी? इतनी छोटी सी चीज के लिए ऐसे रो रही है जैसे खुद खरीदा सोफा नहीं, पर हम लोगों को दिखाने के लिए पड़ोसी से मांग लाई हो वो सोफा पटा हो। समीरा, क्या सच्ची? हाँ, वैसे मुझे याद आ रहा है, पड़ोसी के घर थोड़ी देर पहले ही ये सोफा उतारा जा रहा था। वैसे दीदी ये कर सकती है, उनसे यही उम्मीद है। लेकिन दीदी, ये तो मैं थी, आपकी छोटी बहन, मुझसे दिखावा करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दे, मैं आपसे किसी का सामान लेकर नहीं आऊंगी। अरे अगली बार की छोड़ो, इस बार का क्या करेंगे? ये सोफा कैसे? जीजा जी, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, मैं सोफा अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी फटा भी था। बस फिर क्या था, समीरा सोफा ठीक कर देती है। सोफा पड़ोसन के घर चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलता और राधा कान पकड़ती है कि वो अब से किसी का कुछ भी उधार नहीं लेगी। लेकिन फिर एक दिन राधा की सहेली, यार राधा, कितना वक्त हो गया, हम लोगों ने बात भी नहीं की, कैसी है तू? मैं तो मस्त हूँ, तू बता क्या चल रहा है, कहाँ घूम रही है? अरे कुछ नहीं, बहुत समय हो गया था तो सोचा तुझसे मिलने आओ, तो खाना बना लेना, मैं और मेरी ननद आएंगे खाने पर। और हाँ, मेरी ननद ना बहुत बड़े घर की है, तो थोड़ा स्टेटस देख लेना। हाँ। अरे कैसी बात कर दी, वो तो तू ना भी बोलती ना तो मेरा स्टेटस खुद बोलता। वैसे भी यार, मैं बहुत रईस हूँ। हाँ, तूने मेरे सोशल मीडिया नहीं देखे क्या? अब क्या था, राधा के घर उसकी सहेली आ रही थी, तो जो वो दिखावे वाला कीड़ा था ना, फिर से उछाले मारने लगता है। राधा किचन में जाती है जहाँ पर
हाय रे, मेरे पास तो ये सिंपल सा डिनर सेट है। अब कैसे मैं उसे अपना हाई प्रोफाइल वाला स्टेटस दिखाऊंगी। एक काम करती हूँ, वो जो नई पड़ोसन आई है उसके घर से ले आती हूँ, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। राधा पड़ोसन के घर जाती है और देखती है कि सामने ही शोकेस में महंगा वाला डिनर सेट लगा होता है। वो क्या है ना, मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं, तो वो नीला वाला डिनर सेट आप मुझे दे सकती हैं प्लीज़। पड़ोसन नई होती है, मोहल्ले में जान पहचान बनाने के लिए बिना ज़्यादा बोले वो डिनर सेट तो दे देती है, लेकिन देते वक्त आप ले जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि ये रोम से आया है, मेरे पति लाए थे, तो लाखों का है ना। लो कर लो बात, वो तो देख कर ही लग रहा है। क्या है ना, मेरे पति भी विदेश का ही सामान घर पर लाते हैं। मेरे पास सेम टू सेम था, पर पुराना हो गया था ना, तो मैंने नौकरानी को दे दिया था। हाय रे सच्ची, मेरा तो 10 साल हो गया, पर आज भी हाथ कांपते हैं किसी को देते। खैर, डिनर सेट लेकर राधा घर आ जाती है। मेहमानों के सामने प्लेट रखती है तो सहेली की ननद बोल पड़ती है, अरे ये डिनर सेट तो बहुत ही खास लग रहा है, कहाँ से लिया? रोम। रोम से लिया है, लाखों का है। यार सच्ची मानना पड़ेगा, तूने तो बड़ा स्टेटस मेंटेन रखा है, क्यों? तभी ये क्या, एक बार फिर किस्मत खराब, ननद के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया। इट्स ओके, होता रहता यार, डोंट रिएक्ट सो मच, उसे बुरा लग जाएगा ना। अरे लगे बुरा, मुझे क्या है, ये प्लेट तोड़कर खाना कौन खाता है। पैसे निकाल, मैं कह रही हूँ निकाल पैसे। अरे कैसी बात कर रही है, लाखों रुपया है ना तेरे पास तो। हाँ तभी बोल रही हूँ कि पैसे निकाल, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। वैसे भी क्या बोल रही थी तू, बहुत पैसे वाली है ना ये, तो बोल लाख रुपए दे, फिर ही जाने दूंगी मैं इसे यहाँ से। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट तोड़ा लाख रुपये, चलो भाभी। सहेली की ननद क्या करती, पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। हाय रे, अब मैं क्या बोलूंगी पड़ोसन को। तभी राधा का बेटा, माँ ये देखो, मैंने वो टूटी प्लेट कैसे फेविक्विक से जोड़ दी, लगे नहीं रहा ना कि ये कभी टूटी भी थी। राधा प्लेट देखकर खुश हो जाती है, वो बच्ची को प्यार करती है और भागकर डिनर सेट पड़ोसन को दे आती है और घर आकर नोट गिनती है। क्या सोचा था, हर कहानी के अंत में सबक ही मिलेगा। 8 फेरों का 8वां वचन। स्वाति ने इसी साल शहर की कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है और अब उसके लिए जगह जगह से रिश्ते आने लगे हैं। स्वाति से ज़्यादा उसके रिश्तेदारों को उसकी शादी की चिंता है, इसीलिए जो भी स्वाति के घर आता वो किसी नए लड़के की खबर ज़रूर ले आता। अरे दीदी, ये फोटो देख के बताओ कैसा है। राहुल नाम है लड़के का, मेरी सहेली की बहन का बेटा है। अपनी स्वाति के साथ एकदम प्यारी जोड़ी लगेगी इसकी। ज़रा दिखाना, फोटो तो बढ़िया लग रहा है, कोई गलत आदत वादत तो नहीं है ना इसे, और कमाता कितना है? अरे कोई गलत आदत नहीं है दीदी, आप कहो तो एक मीटिंग करवा देती हूँ, फिर सब कुछ फाइनल कर लेना। हाँ, ये सही कह रही हो तुम। संडे को स्वाति के पापा भी घर पे ही रहेंगे। बुआ फिर वहाँ से चली जाती है और रात को स्वाति की माँ उससे कहती है, स्वाति बेटा, आज कमला बुआ ने एक लड़के की फ़ोटो दिखाई है, संडे को वो लोग मिलने आ रहे हैं, तैयार हो ना तुम बेटा। अरे मम्मी, आप कहाँ कमला बुआ के चक्कर में आ जाती हो, अभी इतनी जल्दी कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। अरे बेटा, अच्छा लड़का है, बुआ जानती है उसे अच्छे से। हाँ स्वाति बेटा, एक बार मिल तो लो, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। वैसे तो कमला रिश्ता लाई है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। संडे की सुबह होती है और कमला बुआ राहुल और उसके मम्मी पापा को लेकर स्वाति के घर आती है। अरे आइए आइए भाभी, इसे अपना ही घर समझिए, इनसे मिलिए, ये मेरे भैया और ये मेरी भाभी हैं। नमस्ते भाभी जी, ये है हमारा लड़का राहुल, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है ये। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? अरे स्वाति बेटा, बाहर आ जाओ।
वैसे कितनी पढ़ाई की है स्वाति ने? जी, पोस्ट ग्रेजुएट है हमारी बेटी साइंस में। ये सब तो ठीक है, पर घर संभालना जानती है या नहीं? हमें कौन सी इससे नौकरी करवानी है? नौकरी तो मेरा बेटा करेगा ही। पर मैंने इतनी पढ़ाई की है और आप चाहती हैं कि मैं घर पर ही बैठी रहूं? अरे स्वाति बेटा, ये बड़ों की बात में तुम कहाँ बोल पड़ी? हम सब देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। हम तो इसी बात में विश्वास करते हैं कि घर के लड़कियां घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना भाई साहब, आप तो आजकल के हाल जानते ही हैं, कितनी घटनाएं होने लगी हैं औरतों के खिलाफ। स्वाति बेटा, रसोई का काम तो पूरा जानती हो ना? शादी के बाद तुम्हें ही संभालना है वो सब। अरे बहुत अच्छा खाना बनाती है ये, आप सब लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लो भाई, हो गई मीटिंग, अब शादी की तारीख फाइनल कर लेते हैं, क्यों भैया? भाई, हम तो पंडित जी से चर्चा करने के बाद ही तारीख फाइनल करेंगे। सालों से हम उनकी बातें मानते हुए आ रहे हैं। लड़के वाले और कमला बुआ की बातें सुनकर स्वाति एकदम नाराज हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शादी के बाद उसे घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है और सब मंडप में जमा होते हैं। अब फेरों का समय हो गया है, अब कन्या अपने वर से 7 वचन मांगेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में जाए तो मुझे भी ले जाएंगे। आप मेरे माता पिता का भी बराबरी से सम्मान करेंगे, हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आपको दोनों परिवार की जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होगी। हर ज़रूरी बात में मेरी भी राय लेंगे। आप सभी गलत आदतों से दूर रहेंगे। आप मेरे अलावा किसी और औरत से कोई गलत संबंध नहीं बांधेंगे। ये 7 वचन पूरे हुए, वर क्या तुम्हें ये सारे वचन मंजूर है? जी हाँ पंडित जी, मैं सारे वचन अच्छी तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह वाह, बढ़िया तरीके से सब काम संपन्न हो गया। तो इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ और आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। 1 मिनट पंडित जी, अभी एक वचन लेना बाकी है। अब कौन सा वचन है बेटा? मैं अब हमेशा के लिए किसी दूसरे घर में जाने वाली हूँ, तो पति के अलावा मैं अपने सास ससुर से भी एक वचन लेना चाहूँगी। अब कहो बेटी। मैं ये चाहती हूँ कि मुझ पर किसी बात की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मुझे सब कुछ करने की आज़ादी होगी और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। स्वाति की बात सुनकर उसके सास ससुर एकदम चौंक जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते कि उतने में कमला बुआ बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? रानी बन के रहोगी तुम तो। वचन देने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में वचन ना निभाने वालों के लिए नरक से भी बदतर सजा लिखी है। स्वाति की चालाकी से वहां मौजूद सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों में बदनामी ना हो जाए, इस कारण स्वाति के सास ससुर को उसे वचन देना पड़ता है। और कैसी अपशकुन वाली बातें कर रहे हैं आप पंडित जी? हमें मंजूर है बेटा तुम्हारी शर्त। स्वाति अपनी समझदारी से अपनी बात अपने ससुराल वालों से मनवा लेती है और खुशी खुशी राहुल से शादी कर लेती है। अब से हर शादी में मैं खुद 8 वचन दिलवाऊंगा। ओम मंगलम मंगलम मंगलम। एयर होस्टेस बहू। लंबी गोरी सुंदर दिखने वाली आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात सिर्फ एयर होस्टेस बनने के सपने देखती, वैसे ही वीडियो देखती और वैसे ही बोला करती थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है। आन्या मेहमानों से बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह बात करती है। आप सभी लोगों का हमारे शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं? ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है।
वो क्या है ना, थोड़ी मजाकिया किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या आनिया बेटी, एयर होस्टेस हो क्या आप? हो नहीं, पर हो जाऊंगी। 2 राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मजा आ जाएगा, मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में। और फिर हंसते हंसते ही आन्या के मुंह से निकल जाता है, वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए, कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओह माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस बनने वाला भूत चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहां से चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले, सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन करे क्या, बहू जो ठहरी। लेकिन फिर एक रोज रात को, हाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है। मैं छत पर झूला लगाकर सोई हूँ। झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लगी होती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है। आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखे, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आन्या, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कद्र? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ। पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज 2 बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं शोरूम है, जिसे तुम काम बोल रही हो वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है, जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी।
अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो माल्या से लेकर मोदी आते हैं। हाँ हाँ आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना, चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू। जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है। जब देखो तब घमंड करती रहती है। सास के मुंह से पहली बार कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में ही रहूंगी। गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर, तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकालकर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी। तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर, कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा, देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है,
उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर, आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं। बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी, कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। गीत की शादी रॉकी से होती है। रॉकी और लकी दोनों भाई जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है। अरे वाह भाभी, क्या खाना बना है? अब तो घर में ही होटल वाला स्वाद रोज मिला करेगा। अरे लकी, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, तुम बस डिश का नाम बोलो, मैं तुम्हें इसी किचन में बना कर खिलाऊंगी। चढ़ा रहा है तुम्हें ये, और तुम भी ना। गीत रॉकी के छोटे भाई को दोस्त की तरह मानती।
वो रॉकी के साथ उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखती। लकी, ये रहे तुम्हारे कपड़े, धोकर प्रेस करवा दिया है, अलमारी में सजा लो। अरे रख दो ना भाभी अलमारी में भी। हाँ हाँ, सब भाभी करेगी तो तू क्या करेगा? रहने दीजिए ना माँ जी, शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे रहने दो यार, तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पे रख दो। एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया, शुरू हो गई। एक दिन, रॉकी सुनिए ना, कल जल्दी आ जाना, मुझे मायके जाना है, या सुबह छोड़ दीजिए और शाम को लेकर आ जाना। अरे नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कल मीटिंग है। तुम लकी के साथ चली जाओ ना, और उसे कह देना कि शाम को लेकर भी आ जाएगा। लकी भाभी को लेकर मायके जाता है, शाम को लेकर भी आता है। आते वक्त, लकी, तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या बात है भाभी, मुझे भी दिखा दो, और उससे भी पूछ लो कि मुझसे शादी करेगी ना। इतनी सुंदर होगी तो मुझसे क्यों शादी करेगी भाभी? अरे वाह, क्या बुराई है तुम में, इतने अच्छे हो दिखने में। हाँ, बस अपनी भैया से थोड़ा कम हो। हाँ भाभी, आपको तो भैया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी, तुम्हारे भैया हैं ही लाखों में एक। रात में दोनों घर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके घर रॉकी की मौत की खबर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सब मिलकर माँ और गीत को संभालते हैं। एक दिन, गीत बेटा, अब तो रॉकी रहा नहीं, तू देख ले अगर मायके जाना हो तो। गीत कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में? मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है, तभी तो आते ही हमारे घर का चिराग खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है। वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही हैं? किसी का जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है, ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाभी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये लड़की सबको आपके खिलाफ कर दे। तभी वहां गीत चाय लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता, बहुत हुआ, यहाँ रहकर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल के तुझे यहाँ से लेकर जाए। और गीत अपने मायके चली जाती है, जहां आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे रे, बेचारी की शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन पति नहीं रहा, सास ने भी घर से निकाल दिया। देखो भाई भाभी कब तक साथ रखते हैं। और शादी करा देनी चाहिए इसकी, तो उम्र ही क्या है इसकी। हाँ, लेकिन करेगा कौन? एक तो शादीशुदा, ऊपर से कलंक पति की मौत का। तभी वहां लकी आ जाता है और वो पड़ोसियों की बात सुन लेता है। लकी, तुम भाभी, ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। लीजिए, माँ ने आपका ये बैग भेजा है, इसमें आपके जरूरी सामान है जो वहीं रह गए थे। लकी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर मायके तक हर जगह सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ, एक बात सुनो, ये कहाँ का न्याय है? एक लड़की जो छोटी सी उम्र में अपना पति खो चुकी है, वो अब दुनिया के ताने भी झेल रही है। यार, ये तो गलत है ना माँ। हमें भाभी का सपोर्ट करना चाहिए। क्या भैया होते तो भाभी को ऐसा देखकर दुखी नहीं होते? अरे देख लकी, ये समाज ऐसा ही है, और भैया होते तो गीत की ये हालत होती ही नहीं। बिना पति के औरत को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा ना माँ, भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं, हिस्सा थी, और अब तू ज्यादा ना भाभी भाभी करना बंद कर दे, समझा?
कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन लकी देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। अरे भाभी, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? लकी, मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। शादी के कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। अरे आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी। किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा और एक दिन क्लास में, अरे ये विधवा है, इसकी तो शादी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ तो बैठकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। अरे बच्ची नहीं, बहुत शातिर है ये। किसी को नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते ना। अरे अब तो पता चल गया ना आंटी जी। आंटी आंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। गीत को रोना आ जाता है और वो क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लकी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। हे हैंडसम, इस औरत से ना दूर रहना, इसके प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि ये शादीशुदा है। हमारे साथ झूठ बोलकर हम जैसी ही रह रही थी। हाँ तो क्या गलत है? सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादीशुदा ही होती ना। और इनका पति नहीं रहा, उसमें इनका क्या कसूर? अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुआत दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तुझे बड़ी दया आ रही है, कर लेना तू शादी। लकी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और फिर एक दिन, माँ, मैं गीत से शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बक रहा है बेटा, तेरा भाई तो खा गई वो, अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती। नहीं माँ, मैं गीत को यूं परेशान नहीं देख सकता। उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है। मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मुझे मंजूर है बेटा। लकी माँ के साथ गीत के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़े से इनकार के बाद गीत भी लकी से शादी करने को मान जाती